हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 23 है। लेक्चर नंबर 22 में बातें की गई हैं किसके बारे में? डी ब्रोगली समीकरण के बारे में। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है? क्या होता है भाई? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम भी, या कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, ये कह सकते हैं आप। डी ब्रोगली ने क्या बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था कि जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो कण है, सूक्ष्म कण है, उनमें तो कण प्रकृति होता ही है, लेकिन कण प्रकृति के साथ में क्या होता है? तरंग प्रकृति भी होता है। ठीक है। और डी ब्रोगली समीकरण पर जो है के आधार पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो प्रश्न किए हैं ना, एक दो प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं। आज आपको दो प्रश्न और दिए गए हैं, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। सॉल्व करने के बाद, ये दो प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली के बीच में और बोर के परमाणु मॉडल के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप पहले इसकी बात की जाए। क्वेश्चन दिया गया है, एक कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया है। क्या दिया है भाई? हाँ, 0.1 नैनोमीटर। इसको लिख सकते हैं आप 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, और ये 10 के पावर माइनस 1 होगा, मिला के लिखेंगे 10 के पावर माइनस 10 मीटर। आपको P निकालना है, संवेग, और आपको एच का मान दिया है। एच का मान क्या दिया है? 6.626 10 के पावर माइनस 34 क्या जूल कह सकते हैं। रुको, पहले जूल इंटू सेकेंड होता है यार, जूल सेकेंड होता है, ये जूल का वैल्यू है, ये जूल का वैल्यू। जूल का वैल्यू क्या होता है? किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस 2 होता है, और इंटू सेकेंड है, तो जब ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? सेकेंड के पावर माइनस 1। ये लिखिएगा, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस 1 होगा। कैसे होगा? जूल का वैल्यू तो सेकेंड के पावर माइनस 2 होता है, लेकिन इंटू सेकेंड है, तो आपको मिलेगा सेकेंड के पावर माइनस 1। आपको निकालना क्या है? पी, संवेग ना। फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, या अगर आपको पी निकालना है तो कह सकते हैं पी इज इक्वल टू एच अपान लैम्डा, एच अपान लैम्डा। अच्छा देखो, पी का मान निकालिए। एच का मान क्या दिया है? 6.626 10 के पावर माइनस 34 किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस 1। ठीक है। इसके बाद लैम्डा का मान दिया है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाइए तो P इक्वल टू क्या मिलेगा? 6.626 10 के पावर माइनस क्या आएगा? 24 आएगा, किग्रा मीटर सेकेंड के पावर माइनस 1, किग्रा मीटर सेकेंड के पावर माइनस 1। ठीक है, ये संवेग का मात्रक होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आराम से निकाल लीजिए आप। हाँ, ये जो है ना, ये 10 के पावर माइनस 24 है संवेग है, संवेग। ठीक है, अगर लैम्डा आया होता, तरंग दैर्ध्य आया होता 10 के पावर माइनस 24 22 25 ऐसा आया होता, तो जो है उसको मानते कि यहाँ जो है तरंग नेचर कह सकते हैं बहुत कम है, तरंग नेचर बहुत कम है, कण का नेचर ज़्यादा है। यहाँ बात किया जाए, दिया है 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। आप द्रव्यमान लिखने क्या दिया है? मास दिया, यम बराबर दिया है 9.1 10 के पावर माइनस 31 किग्रा, और गतिज ऊर्जा दी है के। क्या दिया है? 3.0 10 के पावर माइनस 25 जूल। और आपको लैम्डा निकालने को कहा है, एच का मान दिया है। ठीक है, 6.626 10 के पावर माइनस 34 किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस 2। जानते हैं आप, यहाँ लगाइए के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लीजिए आप। तो यहाँ देखिए आपको के ई दिया है और एम का मान दिया है, आप भी का मान निकाल लीजिए। भी का मान निकालने के बाद आपके पास फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम भी। तो यहाँ आप भी का मान निकाल लो ना रख के,
भी का मान रख के क्या निकाल सकते हैं आप, लैम्डा का मान, क्योंकि भी का मान यहां से निकाल लेंगे। यम का मान तो पता ही है, देखो यम का मान दिया हुआ है, एच का मान पता है। आप क्या निकाल सकते हैं, भी का मान। भी के लिए फार्मूला क्या होगा, भी इक्वल टू एच बाई ना यम इंटू लैम्डा। तो पहले यहां से भी का मान निकाला जाए, ठीक है। तो पहले भी का मान क्या निकालेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, भी निकाल लेंगे बाद में। गतिज ऊर्जा क्या दिया है, 3.0 10 जूल। आप जूल मान मत रखें, जूल में मान मत रखो, जूल का मान रखो क्या, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। क्यों जानते हो, क्योंकि वेग का, जब वेग का मात्रक निकालेंगे किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड कैसे आएगा, जब जूल का मान ये रखेंगे तब कटे, हाँ कटाने के बाद आपको मिल जाएगा वैल्यू। आप जूल का मान ये मत रखना, मतलब जूल को मत रखो, जूल का मान रखें। क्या रखेंगे, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 हाफ, यम का मान दिया है 9.1 10 के पावर -31 किग्रा। किग्रा से किग्रा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी भी स्क्वायर है, आप क्या लिख सकते हैं, भी स्क्वायर बराबर 2 से गुणा कर लो, 6 इंटू 10 के पावर -25 मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। भाई ये वैल्यू कहाँ आएगा, नीचे 9 इंटू 1 या 9.1 10 के पावर -31, ये 2 से गुणा होगा, भी स्क्वायर वहीं रखो, ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो भी स्क्वायर बराबर ये इतना मिल जाएगा। हाँ, आप भी का मान निकालिए, भी का अंडर रूट में जाएगा, ये सब भी स्क्वायर है ना, ये सब रूट में हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या, 6 इंटू 10 के पावर -25 और 31 वाला ऊपर कर दो, 10 के पावर 31 हो जाएगा, प्लस 31, इसके बाद मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, सब अंडर रूट में है। यह सब का आधा कीजिए, ये नहीं कह सकते आधा कर दो। तो जब भी का मान निकालेंगे क्या मिलेगा आपको, इसके नीचे आएगा ना, देखो। तो देखो भी का मान क्या निकालेंगे आप, ये वैल्यू बाहर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्यों भाई, आधा करेंगे, इसका मीटर मिलेगा और इसका प्रति सेकेंड मतलब सेकेंड के पावर -1 मिलेगा, वो वैल्यू बाहर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट के बाहर हो जाएगा, और ये वैल्यू बचेगा, अंडर रूट में रखिए आप, ठीक है। मीटर पर सेकेंड बाहर ला दो, क्या दिक्कत है। 6 इंटू 10 के पावर क्या मिलेगा, +6, नहीं यही मिलेगा ना, +6 बटा 9.1, और उसको बाहर कर दिए, मीटर पर सेकेंड बाहर कर दीजिए आप, या इधर ला दो इस तरफ, अंडर रूट के यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है। जब आप इसको बाहर करेंगे ना, ये आपका 10 के पावर 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3। तो आप इस पूरे वैल्यू को बाहर कर दो, आगे लिख सकते हैं भी बराबर, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 10 के पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड, इसको लिखो अंडर रूट में, क्या लिखेंगे आप लोग, 6 बटा 9.1, इस वैल्यू का मान निकालिए। भी का मान क्या निकलेगा, अब यहाँ नहीं आएगा शायद, देखो नहीं आएगा, वो भी नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। अगर आप उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका ये बाहर निकल जाएगा, आपको मिलेगा भी बराबर 10 के पावर 3 मीटर सेकेंड इनवर्स, रूट में क्या मिलेगा, 6 बटा 9.1, और ना यही मिलेगा। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, अच्छा तो आपको मिलेगा 0.659 10 के पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड, या और सॉल्व कीजिएगा तो लिख सकते हैं आप 6.59 10 के पावर 2 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से भी का मान मिल गया, और अगर भी का मान मिला है तो आप क्या निकाल लेंगे, भी बराबर हो जाएगा एच अपान यम लैम्डा, नहीं क्या लैम्डा निकालना था ना, क्या निकालना था आपको, ये तो भी मिल गया आपको, अगले में क्या निकाला, लैम्डा निकालना है ना। ओ लैम्डा इक्वल टू एच अपान यम भी कर दीजिएगा, यहाँ भी का मान रखो, यम का मान पता है, एच का मान पता है, आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा। फटाफट निकालो,
ये ध्यान दीजिए आप लोग, √6/√9 का मान क्या आएगा? 0.812 आएगा। ठीक है, तो जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 812 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आपको भी का मान मिल गया है। और क्या पूछा गया था? लैम्डा का मान आपसे पूछा गया था। लैम्डा का मान, लैम्डा बराबर क्या होगा? H/m_v, यही होगा। आप H का मान रख दीजिए 6.626। इसको ध्यान से देखो यार, -34 किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -1 कर दीजिएगा। यम का मान क्या दिया है? 9.1 10 के पावर -31 किग्रा। और वेग क्या दिया है? 812 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, किग्रा से किग्रा कैंसिल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए आप। अच्छा, ये वैल्यू देखो कितना आ रहा है। आप 812 में 9.1 से गुणा कर दीजिए और जो वैल्यू आएगा उससे जो है 6.62 भाग दो, 626 में। ये पूरा वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 73। सही है ना? 8 9, ये कौन सही इसका वैल्यू है? इसका ना। अब इस मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड करो इसमें। 6.626 में 73 क्या है? 8 9 से भाग दो, 10 के पावर -34 इंटू 10 के पावर 31 क्या हो जाएगा? किग्रा नहीं, किग्रा कहाँ रहेगा, केवल मीटर। ये वैल्यू भाग दो, क्या आ रहा है? ठीक है, तो जो भी लैम्डा आएगा निकाल लीजिएगा आप लोग। 0.008 0.008 30 ऐसा है ना? और जो ये पॉइंट है ना, ये 9 जो आ रहा है। हाँ, ये पॉइंट 9 का आ रहा है। हाँ तो जिकाय से भी इतना पूरा कर आप सही है। 73 89 है रहा। अब ये सही है, डिवाइड सही है, भाग ना, हाँ, ये सही है। भाग सही है। और 10 के पावर आ जाएगा आपका -3 मीटर। इसको और लेके आइए, हो जाएगा लैम्डा बराबर, आप कर लीजिए ना, ऐसा कर लो, इसको लाओ, आप कर दीजिए 800, मतलब 4 अंक और 4 2 6, 6 3 क्या होगा? 10। तो ऐसा कर दो, 6 3 ना होगा ना, ऐसा हो सकता है। अगर आप देखिए दशमलव को ना, 4 अंक इधर आया और 3 और 7 अंक पे चला आएगा, -7 हो जाएगा। -7 और -3 क्या हो जाएगा? -10। आप यहाँ कह सकते हैं 8000 एंगस्ट्रॉम हो सकता है। लेकिन यार इतना लंबा हैगा कहाँ सब। देखिए ध्यान से, जब आप इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू आपको मिलेगा 0.0000896 मिलेगा। ठीक है, और 10 के पावर -3 मीटर आ जाएगा। अभी आप दशमलव को लेके जाएंगे उधर ना, आप दशमलव को लेके जाओ, 3 3 6 1 0 बढ़ा लो, चलो 7 अंक दशमलव लेके जाइए आप, तो 10 के पावर -7 हो जाएगा और 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा? 10 के पावर -10 मीटर। आप इसको लिख सकते हैं क्या? इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको लगा लीजिए। अभी देखो ध्यान से, इसको आप आराम से सॉल्व कर लें। इसी बेस पर एक और प्रश्न आपको दिया गया है। इसी बेस पर एक और प्रश्न दिया गया, यहाँ क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी गई है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? एक दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन के के का मान, गतिज ऊर्जा दी गई है। क्या दिया है? 4.55 10 के पावर -25 जूल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.1 10 के पावर -31 किग्रा। आपको वेग निकालना है, और क्या निकालना है? पी निकालना है, संवेग निकालना है, और लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो आप देखो, गतिज ऊर्जा देने पर, गतिज ऊर्जा ज्ञात होने पर वेग निकालने का फार्मूला आपके पास दिया गया है। यही फार्मूला है ना, के बराबर ½ mv²। तो क्या करेंगे आप? ये पहला निकाल लो, वेग। अब के का मान जूल में दिया है, लेकिन आप किस में रखेंगे?
किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। आप के ई का मान रखिए 4.55 10 के पावर -25 किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 बात ना हो। और हाफ कर देंगे, यम का मान 9.1 10 के पावर -31 किग्रा और भी स्क्वायर है। किग्रा से किग्रा कैंसिल हो जाएगा, आप 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 9.1 या 1 करना, 1 0 आएगा। और 10 के पावर -25, ठीक है, और मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 बटा 9.1 10 के पावर -31 और भी स्क्वायर हो जाएगा। और भी लाइए, भी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9.1, यही आ रहा है वैल्यू यार, ये तो वैल्यू 1 आ जाएगा। 10 के पावर -25 इंटू 10 के पावर 31 बटा 9.1, ये मीटर आप रहेगा ना, इसमें बाहर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा, वो बाहर कर लीजिए, पहले से ही बाहर कर लो। तो देखो ये वैल्यू 1 आएगा, ये 10 के पावर 6 आएगा, सबको बाहर कर लीजिए। 10 के पावर 6 बाहर आएगा, क्या आएगा? 10 के पावर 3। भाई ये वैल्यू तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट 1 का मान तो 1 ही होता है, 1 से क्या मतलब है? 10 के पावर 6 आएगा, 10 के पावर 6 को बाहर करेंगे, 10 के पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या आएगा? 10 के पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये वेग का मान। अगर आपने वेग का मान निकाल लिया, अब देखो ध्यान से, अगर आपने वेग का मान निकाल लिया, फिर आपसे क्या पूछा है? संवेग। तो दूसरा प्रश्न क्या है? संवेग। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर एम वी। P बराबर एम वी, यही v का मान रख लीजिए, और m का मान आपको क्या मिल जाएगा? वेग में संवेग मिल जाएगा। m का मान है 9.1 10 के पावर -31 किग्रा, और वेग है 10 के पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ जाएगा? 9.1 10 के पावर -28 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ये संवेग निकल गया। समझ पा रहे हो ना? संवेग कैसे आया? आराम से निकल जाएगा। इसके बाद अगला क्या है? तरंग दैर्ध्य। क्या निकालना है? तो क्या होगा? लैम्डा बराबर एच अपान पी कर लो ना सीधा, एच अपान, क्योंकि पी का मान मिला है, ठीक है। तो एच का मान क्या है? 6.626 10 के पावर -34 किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -1, और पी का मान 9.1 10 के पावर -28 किग्रा मीटर सेकेंड इनवर्स। ये कैंसिल हो जाएगा ना, और किग्रा से किग्रा कैंसिल, तो लैम्डा का मान किस में आएगा? मीटर में आएगा। इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए, ये कितना आ रहा है? 6.626 में 9.1 से डिवाइड करें, भाग दीजिए, क्या आ रहा है? 0.728, और ये आ जाएगा 10 के पावर -34 इंटू 10 के पावर 28 मीटर। और सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 10 की पावर -6 आएगा, ठीक है, 10 के पावर -6, 0.728 10 के पावर -6 मीटर। आप इसको लेके जाइए उधर, लैम्डा बराबर, आप इसको कर लो 7280, ये 6 4 10 हो जाएगा, 1 0 बढ़ा देंगे, -10 मीटर। और लिखेंगे आगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर 7280 एंगस्ट्रॉम। समझ पा रहे आप लोग? फटाफट से आप लोग एक साथ करने पर। हाँ ध्यान दीजिए। आप क्या बोला है? बोर मॉडल तथा डी ब्रोगली सिद्धांत का एक साथ अध्ययन कर लीजिए। एक साथ अगर पढ़ा जाए, ध्यान दो, अध्ययन। अच्छा आप देखो, बोर मॉडल में आप क्या जानते हैं?
बोर मॉडल में आप जानते हैं एम वी आर बराबर NH अपान 2 पाई। बोर मॉडल के अनुसार आपने पढ़ा है एम वी आर बराबर NH अपान 2 पाई, जहां n क्या है, कोष संख्या है। n क्या होता है, कोष संख्या, कोष या कक्षा। इसका मान जो है 0 नहीं होगा, इसका मान 1 2 3 4 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। और आपने क्या पढ़ा है, आपने डी ब्रोगली में क्या पढ़ा है, लैम्डा इक्वल टू H अपान एम वी, यही पढ़ा है ना। तो स्टॉप हो सकता है। अच्छा देखो ध्यान से देखो, बोर और डी ब्रोगली को अगर साथ में पढ़ेंगे, आप साथ में पढ़ेंगे तो क्या है, बोर के अनुसार क्या एम वी आर बराबर NH अपान 2 पाई है, डी ब्रोगली के अनुसार क्या है, लैम्डा इक्वल टू H अपान एम वी है। क्या ये कह सकते हैं एम वी बराबर H अपान लैम्डा, ये बोर के अनुसार है ना, बोर नहीं, डी ब्रोगली के अनुसार। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसके लिख सकते हैं कि 2 पाई आर उधर कर दो, 2 पाई को उधर कर दो, अपान NH अपान एम वी, और वहाँ कह सकते हैं एम वी अपान एम वी इक्वल टू H अपान लैम्डा। अगर इसी एम वी का मान यहाँ रख दिया जाए, ये सुनो ध्यान से, अगर इसी एम वी का मान यहाँ रख देंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई आर बराबर NH अपान H अपान लैम्डा। ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 2 पाई आर बराबर n लैम्डा। 2 पाई आर का मतलब जानते हैं, मतलब एक कह सकते हैं ना, एक मोशन, ये सा एक चक्र, हाँ एक चक्र, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, जैसे देखो जितना कोष होगा, जैसे एक कोष है तो आप मान सकते हैं एक चक्र है ना, दूसरा कोष में दूसरा चक्र मान लो, तीसरा चक्र, ऐसा मान सकते हैं आप। आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपको मिलेगा 2 पाई आर बराबर n लैम्डा मिलेगा। तो n को क्या कह सकते हैं, n बराबर 2 पाई आर अपान लैम्डा, 2 पाई आर अपान लैम्डा। 2 पाई आर अपान लैम्डा का मतलब जानते हैं क्या है, जैसे अगर वो जितना चक्र करता है, अगर जैसे इलेक्ट्रॉन पहले कोष में चक्र करेगा, उसमें एक तरंग मिलेगा, अगर दूसरे कोष में चक्र करेगा तो उसमें 2 तरंग मिलेंगे, तीसरे कोष में चक्र करेगा तो 3 तरंग, तरंगों की संख्या 3 मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन पहले कोष में चक्र करता है, घूमता है, बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, ये बताया था। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, सूक्ष्म कण है, गति करेगा तो उसमें तरंग का भी नेचर होगा, तरंग का भी नेचर होगा। तो मॉडर्न में जानते रहो, आधुनिक बात है, बोर पुराना है और डी ब्रोगली क्या है, आधुनिक है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक के अनुसार इलेक्ट्रॉन में 2 नेचर होते हैं, तरंग का भी नेचर होता है और कण का भी नेचर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गति करता है, मान लो पहले कोष में या दूसरे कोष में गति कर रहा है, तो यहाँ दूसरा कोष होगा ना, इसमें 2 तरंग भी बनेंगे। तरंग कैसे बनाएंगे आप ऐसे देखो, अगर दूसरा कोष है, यही दिखाया गया है, n जहाँ क्या है, कोष संख्या भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, तरंगों की संख्या। तीसरा कोष होगा उतने ही तरंग बनेंगे। अगर आपका एक कोष या दूसरा कोष मान लो 2 कोष रहा, तो यहाँ तरंग ऐसे 2 बनेगा, ऐसा तरंग, ये एक तरंग हो गया, इसके बाद ये दूसरा तरंग बनेगा, ऐसा। इसको बोलेंगे एक तरंग है, ये इसको एक तरंग मानेंगे, ये एक तरंग है। तो अगर जितना मतलब अगर 3 हुआ ना, जैसे मान लो ये n बराबर 2 है, अगर आपने n बराबर 2 लिया तो यहाँ कोष संख्या भी 2 रहेगा और तरंगों की संख्या भी क्या रहेगी, 2 तरंग बनेंगे इस टाइप। अगर n बराबर 3 रहा, मान लीजिए n बराबर 3, ये गोला 3 रहा, तो तरंगों की संख्या भी यहाँ 3 मिलेगी, ऐसे इस टाइप। नहीं समझ पा रहे हो क्या, नहीं समझ पा रहे? बस आपको यही समझना है, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार आप केवल जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्री वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, आधुनिक नहीं है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, लेकिन आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो उसमें तरंग का भी नेचर आ जाएगा। तो यही बात है, इलेक्ट्रॉन जैसे एक दूसरे कक्षा में गति करेगा तो वहाँ पे 2 तरंग मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में गति करेगा, तरंग कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, चौथे कक्षा में गति करेगा, 4 तरंग बनेंगे, ठीक है। तो अगर दूसरा कोष है तो यहाँ दूसरे कोष मानिए, इसमें तरंगों की संख्या भी 2 रहेगी, ये 2 तरंग बनेंगे। अगर तीसरा कोष रहा तो तरंग कितने बनेंगे, 3, जो कि यहाँ बनाया गया है। आपको बस यही जानना है, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है
वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, लेकिन उसमें उसके तरंग भी होते हैं, तरंग का नेचर भी होता है। ठीक है, थोड़ा बोलिए, इसको सुनो ध्यान से। अगला क्या है आपका, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के क्या है? अनिश्चितता का सिद्धांत। ये मैंने बताया नहीं क्या? बताया था मैंने। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, ये आप इसको थोड़ा ध्यान समझिए। आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना था। बोर का मॉडल, अगर बोर के मॉडल और डी ब्रोगली के शामिल करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, जहाँ से आपको एक सीखने को मिलता है कि जो n है, जितना कोश संख्या मिलेगा, जैसे कोश संख्या जितनी होती है उतने ही तरंगों की संख्या भी मिलती है। बस कौन सा कोश होगा उतने ही तरंग मिलेंगे वहाँ पे। बस इतनी ही बातें आपको जाननी है। लेकिन यहाँ ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने त्रुटि पढ़ा है? त्रुटि फिजिक्स में पढ़ा है ना? हाँ। अच्छा देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये बताया जा रहा है, जैसे इस सिद्धांत में बताया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, तो उसके वेग कह सकते ना, उसके संवेग कह दें, संवेग या वेग और स्थिति का निर्धारण जो है साथ साथ नहीं किया जा सकता। संवेग ना वेग ही कहिए। अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है तो उसके संवेग और उसके गति का जो निर्धारण है वो साथ साथ नहीं हो सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन किस कोश में गति कर रहा है और उसका पोजीशन, मैंने वेग क्या और क्या कहा, संवेग और स्थिति दोनों कहा ना, कि संवेग, इलेक्ट्रॉन के संवेग और इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण जो है साथ साथ नहीं हो सकता। अगर आपने उसके संवेग पर फोकस करना चाहा, संवेग को सही मापना चाहा, तो आपको स्थिति में कुछ त्रुटि नजर आएगी। ध्यान दीजिए आप जो है इलेक्ट्रॉन के इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संवेग और इलेक्ट्रॉन की स्थिति दोनों का जो निर्धारण है साथ साथ नहीं कर सकते। सही सही दोनों का निर्धारण नहीं कर सकते आप। अगर आप संवेग का निर्धारण करना चाहते हैं तो आपको स्थिति में त्रुटि मिलेगी, कुछ अनिश्चितता मिलेगी। त्रुटि कहें या अनिश्चितता कहें। और अगर आप संवेग पे फोकस करना चाहेंगे, नहीं संवेग पे करेंगे तो स्थिति में त्रुटि मिलेगी, और अगर आप स्थिति पे फोकस करना चाहेंगे तो त्रुटि कहाँ मिलेगी? संवेग में। और संवेग और जो स्थिति है दोनों का जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है, कह सकते हैं मैथमेटिकल जो वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इसको सब देखो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के अनुसार जो है, सिद्धांत के अनुसार आप ये जानते रहे कि इन दोनों का जो संवेग, इलेक्ट्रॉन के संवेग और इलेक्ट्रॉन की स्थिति दोनों का निर्धारण साथ साथ नहीं कर सकते आप। अगर आप संवेग का निर्धारण करना चाहेंगे तो त्रुटि में मिस्टेक इसमें पोजीशन में मिस्टेक आएगी, वह त्रुटि आएगी, अनिश्चितता आएगी। और अगर आप पोजीशन को सही से मापना चाहेंगे, उससे फोकस करना चाहेंगे तो कहाँ त्रुटि मिलेगी? संवेग में मिलेगी। डेल्टा पी, डेल्टा जानते किसे दिखाता है? अनिश्चितता या त्रुटि को। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो डेल्टा चिन्ह किसे दिखाता है? अनिश्चितता या त्रुटि को। अनिश्चितता या त्रुटि, लेकिन आप अपनी भाषा में अनिश्चितता ही कहिए, यहाँ के लिए ज़्यादा बेहतर वर्ड है। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति में त्रुटि है या स्थिति में अनिश्चितता है। और डेल्टा पी क्या है? संवेग में अनिश्चितता है। इन दोनों का जो वैल्यू होता है मैथमेटिकल वैल्यू, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, इन दोनों का जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। h/4 पाई से अधिक हो सकता है या h/4 पाई के बराबर हो सकता है। नहीं समझ पा रहे हो क्या? सब तो ध्यान से देखो। अच्छा आप सुन लीजिए इस देखो क्या लिखा आपने। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संवेग, या कह सकते हैं या यहाँ ये भी कह सकते हैं किसी सूक्ष्म कण की, इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है कि कोई सूक्ष्म कण है ना, तो आप यहाँ सूक्ष्म कण भी कह सकते हैं। किसी सूक्ष्म कण के, किसी सूक्ष्म गतिशील कण,
ऐसा बोल सकते हैं। क्या वास्तविक सिद्धांत तो यही है कि किसी सूक्ष्म गतिशील कण जिसका नाम आप इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। मैंने सीधा मॉडल लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संवेग और उसकी स्थिति का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। सही नहीं कर सकते आप, ठीक है। यदि इनमें से किसी एक का मान सही से, या ना यही लिखा आपने, यदि इनमें से किसी एक का मान सही से निर्धारित किया जाए तो दूसरे मान में क्या मिलेगी। हाँ, यदि एक का मान जो है सही से निकालें आप तो दूसरे मान में क्या मिलेगी, आपको त्रुटि मिल जाएगी। अभी समझ पा रहे हो कि आप स्थिति और संवेग दोनों को साथ साथ सही नहीं बता सकते हैं। अगर आप एक को सही बताना चाहते हो तो अगले मान में क्या मिलेगी, कुछ त्रुटि मिलेगी, कुछ गलती मिलेगी आप, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना कि अनिश्चितता होगी या त्रुटि होगी। यदि देखो बता ना, यदि स्थिति में त्रुटि ना या स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो तो यहाँ बताया जाता है कि त्रुटि कितना हो सकता है। ध्यान दीजिए आप, स्थिति और संवेग में त्रुटि कितना हो सकता है, तो यही बता रहा है कि स्थिति और संवेग में त्रुटि जो है h/4 पाई के क्या हो सकता है, बराबर या उससे ज्यादा। जो है स्थिति या संवेग में त्रुटि जो होता है h/4 पाई के बराबर हो सकता है या उससे क्या हो सकता है, अधिक। यही लिखा गया है, बस आपको यही रटना है कि स्थिति और संवेग में जो त्रुटि है कितना हो सकता है। डेल्टा एक्स क्या है, जहां डेल्टा एक्स क्या है, समझ रहे हैं आप लोग। स्थिति में त्रुटि है वो तो लिखा भी गया है, स्थिति में निश्चितता है। डेल्टा पी क्या है, संवेग में निश्चितता है। आपको एच का मान पता ही है, एच का मान पता है ना, और 4 पाई सब पता है। तो आज आप इतना लिख के आओ बढ़िया से, ठीक है। आज इतना बढ़िया से घर पे पढ़ के आइए आप, कल इसी की चर्चा और अच्छे तरीके से की जाएगी। आप बस इतना रट लो बस। हाँ, ये जानते रहो कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो जब आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4 पाई। ये मान रख के आप क्या सॉल्व करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जहां आपको h का मान तो फिक्स मिला रहेगा, 4 पाई तो फिक्स है, आपको इन्हीं दो में से किसी एक का मान देगा और किसी एक का मान निकालने को कहेगा। जैसे मान लो बोल दे ना, ये रख लो बस सूत्र, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 पाई। लेकिन जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ये बराबर करके लगाना है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4 पाई। मान लो आपको दिया जाए प्रश्न में कि इलेक्ट्रॉन के स्थिति में त्रुटि इतना है तो संवेग में त्रुटि बताओ, नहीं निकाल सकते आप, निकाल लेना। मान लो पूछे कि इलेक्ट्रॉन के संवेग में त्रुटि इतना है, स्थिति में बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं यार। यही फार्मूला लगा देना है ना, इसमें से ये देगा ये नहीं देगा तो इसको निकाल लेंगे आप, अगर ये दिया ये नहीं दिया है तो इसको निकाल लेंगे आप। फार्मूला तो पता है आपको, ठीक है। तो इतना ही पढ़िए आज।